बहुत पुराने समय में अत्याचार का दानव राजा इंसानों को खत्म कर देता है और देवताओं को भी मार देता है, लेकिन बाद में वो शांति लाने के लिए खुद की बलि दे देता है। 2000 साल बाद वो फिर से जन्म लेता है। उसके माता पिता हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ 1 महीने में ही बड़ा हो जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि इतिहास से उसका नाम और अस्तित्व मिटा दिया गया है। कहानी डेलगेड नाम की जगह से शुरू होती है, जहाँ उसके वंशजों को दानव राजा की अकादमी में ट्रेनिंग के लिए चुना जाता है। एंट्रेंस एग्जाम वाले दिन एक लड़की अकादमी जाने को लेकर घबराई हुई होती है। तभी कोई उसे टक्कर मार देता है और उसका लेटर नीचे गिर जाता है। एक लड़का वो लेटर उठाता है और देखता है कि उसका नाम मीशा नेक्रोन है। वो उसे लेटर वापस देता है। उनके माता पिता उन्हें एग्जाम के लिए शुभकामनाएं देते हैं। रास्ते में लड़का अपना नाम एनोस वोल्डिगॉड बताता है। तभी एक लड़का अचानक आकर उन्हें डराने की कोशिश करता है। उसका नाम झेपुस है, जो इंडू परिवार का एक घमंडी कुलीन है। वो आग का जादू इस्तेमाल करता है, लेकिन एनोस उसे नजरअंदाज कर देता है। झेपुस अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसकी आग बुझ जाती है। जब वो पूछता है क्या हुआ, तो एनोस कहता है कि उसकी आग कमजोर थी, इसलिए उसने बस फूंक मारकर बुझा दी। अकादमी में प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू होता है। पहले राउंड में 2 छात्रों के बीच लड़ाई होती है। जो हारता है वो बाहर हो जाता है और जो जीतता है उसे एडमिशन मिल जाता है। एनोस का मुकाबला फिर से झेपुस से होता है। इस बार झेपुस ने एंटी मैजिक आर्मर पहना होता है, जो जादू को रोक सकता है। उसके पास एक आग वाली तलवार भी होती है, जो उसके परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही है और उसकी ताकत बढ़ाती है। वो पूरे जोश से एनोस पर हमला करता है। एनोस कहता है कि कमजोर इंसान की ताकत बढ़ा देने से वो मजबूत नहीं हो जाता। वो फिर से उसकी आग बुझा देता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। एनोस कहता है कि वो बिना हिले और बिना जादू इस्तेमाल किए उसे हराएगा। झेपुस सोचता है कि एनोस बहाना बना रहा है, लेकिन अचानक उसके शरीर के अंदरूनी अंग फटने लगते हैं। वो समझ नहीं पाता क्या हुआ। एनोस बताता है कि ये सिर्फ उसके दिल की धड़कन की आवाज थी, जो झेपुस के शरीर को नुकसान पहुंचा रही है। झेपुस घुटनों पर गिर जाता है, लेकिन हार मानने से इनकार कर देता है। तब एनोस उसे कुचल देता है। झेपुस कहता है कि वो कभी हार नहीं मानेगा। एनोस उंगली चटकाता है और उसे पूरी तरह खत्म कर देता है। फिर उसे दोबारा जिंदा कर देता है और कहता है कि अब हार मान लो, लेकिन झेपुस उसे गालियां देने लगता है। एनोस उसे फिर मार देता है और तुरंत जिंदा कर देता है। पूछता है अब मानेगा? झेपुस फिर भी नहीं मानता, क्योंकि वो खुद को कुलीन समझता है। लेकिन एनोस को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे सैकड़ों बार मारता और जिंदा करता रहता है। सब लोग डर के मारे कांप रहे होते हैं। एनोस फिर से उसे मारने वाला होता है, लेकिन आखिर में झेपुस हार मान लेता है और उससे रुकने की भीख मांगता है। तब जाकर लड़ाई खत्म होती है। एक आदमी एनोस को डांटता है कि उसने राजघराने को चुनौती देने की हिम्मत कैसे की। एग्जाम का दूसरा चरण शुरू होता है, जिसमें उनकी जादुई ताकत नापी जाती है। मीशा को बहुत अच्छा स्कोर मिलता है। फिर एनोस टेस्ट देता है। उसका स्कोर 0 आता है और टेस्ट करने वाला क्रिस्टल टूट जाता है। सबको लगता है कि वो कमजोर है, लेकिन मीशा समझ जाती है कि क्रिस्टल उसकी जबरदस्त ताकत की वजह से टूट गया। फिर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसमें दानव राजा के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। एनोस को ये सब बहुत आसान लगता है। दिन खत्म होने के बाद एनोस देखता है कि मीशा बाहर उसका इंतजार कर रही है। वो उसे अपने घर चलकर जश्न मनाने का न्योता देता है। मीशा मान जाती है। एनोस उसका हाथ पकड़कर टेलीपोर्टेशन जादू से सीधे घर पहुंच जाता है। मीशा हैरान होती है, क्योंकि ये जादू तो पौराणिक युग में खो गया था। उसकी माँ उसे एग्जाम पास करने पर बहुत खुश होती है। वो यकीन नहीं कर पाती कि उसका बेटा सिर्फ 1 महीने का है और फिर भी सब पास कर लिया। एनोस मीशा से उसका परिचय करवाता है। उसकी माँ घबरा जाती है, लेकिन उसके पिता खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि उसका बेटा तो अभी से गर्लफ्रेंड ले आया। खाना खाते वक्त उसकी माँ मीशा से पूछती है कि उसे एनोस में क्या अच्छा लगता है। मीशा कहती है कि वो दयालु है, क्योंकि उसने उसका गिरा हुआ लेटर उठाकर लौट आया था। उसकी माँ ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और खाना बनाने चली जाती है। एनोस मीशा को घर छोड़ने जाता है। रास्ते में वो उसके पिता के बारे में पूछता है। मीशा बताती है कि अकादमी में जो आदमी था वो सिर्फ उसका संरक्षक है। उसने अपने असली माता पिता को जन्म के बाद से नहीं देखा। एनोस कहता है कि आज का दिन अच्छा था और वो उसे अपनी दोस्त बुलाता है। ये सुनकर मीशा खुश हो जाती है। अचानक उनके आसपास जादू फैल जाता है और एक एरिना बन जाता है। अंधेरे से एक आदमी निकलता है, जो अपना नाम ल्योरगिंदू बताता है। वो झेपुस का बड़ा भाई है और बदला लेने आया है। ल्योर्ग झेपुस को गर्दन से पकड़ लेता है और कहता है कि उनके परिवार को कमजोर लोगों की जरूरत नहीं है। वो उसे बिजली से झटका देता है जब तक वो मर नहीं जाता। ल्योर्ग कहता है कि वो लोग दानव राजा के वंशज हैं, इसलिए किसी आधे खून वाले से बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। एनोस कहता है कि वंश से कुछ फर्क नहीं पड़ता, असली चीज ताकत होती है। ये सुनकर ल्योर्ग गुस्से में आ जाता है और अपने आदमियों को हमला करने का आदेश देता है। वो एनोस को मारने की धमकी देता है। एनोस उनकी जादू में दखल देता है। जैसे ही वे अपने स्पेल को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उनकी ही जादू बेकाबू होकर फट जाती है। ल्योर्ग समझ नहीं पाता क्या हुआ। एनोस कहता है कि उसने उनकी जादू को ही पागल कर दिया, क्योंकि वे उसके सामने कुछ नहीं है। लेकिन ल्योर्ग एक हाइब्रिड से हारना नहीं चाहता। वो एक प्रतिबंधित जादू इस्तेमाल करने का फैसला करता है, जो सिर्फ राजघराने के लोग कर सकते हैं। वो अपनी पूरी ताकत छोड़ देता है और पूरा
मैदान उसकी जादू से भर जाता है, लेकिन उसे देखकर हैरानी होती है कि एनोस को जरा भी नुकसान नहीं हुआ। एनोस समझ जाता है कि ये ओरिजिन मैजिक है, यानी दानव राजा की ताकत उधार लेकर इस्तेमाल करना। लेकिन वो ल्योर्ग से कहता है कि ये उस पर काम नहीं करेगा, क्योंकि असली ताकत का स्रोत वही खुद है। उसे समझ आता है कि ल्योर्ग अभी अनुभवहीन है, इसीलिए वो उसे एक मौका देने का फैसला करता है। एनोस जेपुस को फिर से जिंदा कर देता है, लेकिन वो एक जॉम्बी बन जाता है। जेपुस ल्योर्ग से पूछता है कि उसने उसे क्यों मारा। ल्योर्ग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हमले बेअसर रहते हैं। एनोस समझाता है कि ज़ॉम्बी अपने कातिल के प्रति नफरत से और ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। वो ल्योर्ग से कहता है कि अगर वो अपने भाई को रोकना चाहता है तो उसे स्वीकार करना होगा, उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करना होगा ताकि उसकी नफरत शांत हो सके। लेकिन ल्योर्ग ऐसा करने से इनकार कर देता है। जेपुस उस पर हमला करने ही वाला होता है। ल्योर्ग घबरा जाता है। एनोस उससे कहता है कि अपने भाई का नाम पुकारो। तब ल्योर्ग जोर से जेपुस का नाम चिल्लाता है और उनके साथ बिताए समय को याद करता है। अचानक पूरा मैदान फट जाता है और दोनों मारे जाते हैं। एनोस निराश होता है कि इस युग में रिश्तों की ताकत इतनी कमजोर हो गई है। फिर वो अपनी जादू से मीशा को बचाता है और पूरे उस स्थान को अस्तित्व से मिटा देता है। वो अपने वंशजों की कमजोरी से दुखी होता है। वे उससे पूछते हैं कि आखिर वो है कौन। तब एनोस सच बता देता है कि वही अत्याचार का असली दानव राजा है। पौराणिक युग में एनोस का सामना एक हीरो से होता है। हीरो उसे मारकर युद्ध खत्म करना चाहता है, लेकिन एनोस कहता है कि उसे मार देने से युद्ध खत्म नहीं होगा, क्योंकि अगर दानव हार भी गए तो इंसान कोई और दुश्मन ढूंढ लेंगे। हीरो फिर भी इंसानियत पर भरोसा करना चाहता है। तब एनोस एक प्रस्ताव देता है। वो कहता है कि वो अलग अलग दुनिया के बीच एक दीवार बना देगा और अपनी खुद की जादुई शक्ति की बलि देगा। हीरो उससे पूछता है कि वो शांति क्यों चाहता है। एनोस कहता है कि दानव असली समस्या नहीं है और वो भी इस अंतहीन त्रासदी से थक चुका है। आखिरकार हीरो उस पर भरोसा करता है। वे दोनों मिलकर एक अनुष्ठान शुरू करते हैं। हीरो एनोस के दिल में वार करता है, उसकी कोर को भेद देता है। मरते वक्त एनोस उम्मीद करता है कि अगले जन्म में वे दोस्त बन सकें। एक तेज रोशनी फैलती है और उसकी जादू से दुनियाओं के बीच एक बड़ी बाधा बन जाती है। 2000 साल बाद एनोस दोबारा जन्म लेता है। वो अपने नए माता पिता को देखता है जो उसका नाम रखने वाले होते हैं, लेकिन वो खुद ही कहता है कि उसका नाम एनोस रखो। उसके माता पिता हैरान रह जाते हैं कि वो जन्म लेते ही बोल सकता है। स्कूल के पहले दिन मीशा बताती है कि ज्ञान परीक्षा में एनोस अकेला था जो फेल हुआ। उसे समझ नहीं आता ये कैसे हो सकता है। वो उससे दानव राजा के बारे में पूछता है, लेकिन उसे इस बारे में बात करने की इजाजत नहीं है। तब एनोस उसके मन को पढ़ता है और उसे पता चलता है कि दानव राजा का नाम बदलकर एवोस देविया रख दिया गया है। वो सोच में पड़ जाता है कि ऐसा कैसे हुआ। मीशा बताती है कि छात्रों की योग्यता इस बात से मापी जाती है कि उनका सोच और भावनाएं दानव राजा से कितनी मिलती जुलती हैं। वो उसे उस छात्र के बारे में बताने ही वाली होती है जिसकी योग्यता सबसे ज्यादा है, लेकिन तभी एक लड़की उनके पास से गुजरती है और उनकी बात बीच में ही रुक जाती है। टीचर अमेलिया अगला स्पेल दिखाती हैं और बताती हैं कि अब टीम ड्यूल होगा। वो कहती हैं कि हर टीम अपना कप्तान चुने। कई छात्र आगे आते हैं, एनोस भी, लेकिन अमेलिया कहती हैं कि वो कप्तान नहीं बन सकता क्योंकि वो हाइब्रिड है और शाही खून से नहीं है। एनोस कहता है कि वो सबको साबित करके दिखाएगा कि वो सबसे बेहतर है। अमेलिया धमकी देती है कि अगर वो फेल हुआ तो उसे निकाल दिया जाएगा। तब एनोस स्पेल वाले मैजिक सर्कल के पास जाता है और कहता है कि इसमें कमी है। वो जादू के प्रवाह में थोड़ा सा बदलाव करता है और अचानक सर्कल की ताकत दोगुनी हो जाती है। सब हैरान रह जाते हैं। अब अमेलिया उसे भी उम्मीदवार बनने की इजाजत दे देती है। वो बैठ जाता है और बाकी ग्रुप लीडर अपना परिचय देते हैं। पहले जो लड़की दिखी थी वो खड़ी होती है और अपना नाम साशा नेक्रोन बताती है। मीशा बताती है कि वो उसकी बहन है। एनोस सोचता है कि साशा शुद्ध खून वाली कैसे है और मीशा हाइब्रिड क्यों मानी जाती है। मीशा बताती है कि ये परिवार का फैसला था। फिर अमेलिया एनोस से अपना परिचय देने को कहती है। एनोस खड़ा होकर अपना नाम बताता है और कहता है कि जिस दानव राजा को सब मानते हैं वो असली नहीं है। क्लास को 4 टीमों में बांटा जाता है। साशा के पास सबसे ज्यादा छात्र जमा हो जाते हैं क्योंकि सब उसकी टीम में जाना चाहते हैं। वो एनोस के पास आती है और मजाक उड़ाती है कि उसकी टीम में तो सिर्फ एक ही सदस्य है और मीशा को बिना आत्मा की गुड़िया कहती है। एनोस कहता है कि वो अज्ञान है क्योंकि गुड़ियों में भी आत्मा हो सकती है। वो कहता है कि साशा को ज्ञान की कमी है। साशा को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी विनाश की आंख का इस्तेमाल करके उसे सजा देना चाहती है। सब डर जाते हैं, लेकिन उसकी ताकत एनोस पर असर नहीं करती क्योंकि उसके पास भी विनाश की आंख है। वो कहता है कि उसे कम मत समझो। वो मानता है कि साशा की जादुई ताकत अच्छी है और उसे अपनी बहन के साथ उसकी टीम में शामिल होने का न्योता देता है। लेकिन साशा कहती है कि उसने कभी मीशा को अपनी बहन माना ही नहीं। क्लास के बाद साशा एनोस से मिलती है और कहती है कि टीम ड्यूल के लिए कुछ शर्तें जोड़नी है। वो कहती है कि अगर वो हार गई तो उसकी टीम में शामिल हो जाएगी, लेकिन अगर एनोस हार गया तो उसे उसका गुलाम बनना होगा। एनोस ये शर्त मान लेता है क्योंकि उसे पता है कि वो हार नहीं सकता। साशा पूरे आत्मविश्वास से चली जाती है। एनोस समझ जाता है कि वो अभी भी अपनी आंखों को ठीक से नियंत्रित नहीं कर पाती। एक हफ्ते बाद जंगल में दोनों टीमों का मुकाबला होता है। वे लोग एक जादुई समझौता करते हैं ताकि शर्त पक्की हो जाए। मुकाबला शुरू होता है। लक्ष्य है दुश्मन टीम के लीडर को हराना। साशा की टीम अपना किला बनाती है। मीशा एनोस से उसकी योजना पूछती है। वो कहता है कि वो सबको चौंका देगा। मीशा अपने जादू से जल्दी जल्दी 3 किले खड़े कर देती है। साशा सोचती है कि ये बस समय खरीदने के लिए कोई भ्रम है। वो पहला हमला करने का फैसला करती है।
तभी वे देखते हैं कि एनोस खुद उनके किले की तरफ बढ़ रहा है। साशा उसे सजा देने के लिए तैयार होती है, लेकिन वो कहता है कि उसका हमला काम नहीं करेगा। सब हैरान हो जाते हैं कि आखिर वो उनकी बातें सुन कैसे रहा है। एनोस कहता है कि उनका एन्क्रिप्शन स्पेल तो बहुत आसान है तोड़ना। साशा खुद को समझाती है कि एक अकेला इंसान उनकी रक्षा को पार नहीं कर सकता, लेकिन एनोस सीधे किले को पकड़ लेता है, पूरा का पूरा ढांचा उठाकर आसमान में फेंक देता है। वो मजाक में कहता है कि आराम से नीचे उतरने की कोशिश करना। फिर वो उन्हें खिलौनों की तरह इधर उधर उछालने लगता है। किला टूट जाता है और सब घायल हो जाते हैं, लेकिन साशा हार मानने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि अब उन्हें ज्यूग्रा इस्तेमाल करना चाहिए, जो आग के जादू का सबसे ताकतवर स्तर माना जाता है। सब मिलकर अपनी ताकत जोड़ते हैं और ज्यूग्रा कैनन तैयार करके पूरी शक्ति से चला देते हैं। एनोस कहता है कि वो सच में पूरी कोशिश कर रही है। फिर वो एक छोटी सी लौ छोड़ता है जो उनके बड़े स्पेल को चीर देती है और उसे खत्म कर देती है। वो छोटी सी आग की लपट उनकी तरफ बढ़ती है। वे उसे रोकने के लिए कई बैरियर लगाते हैं, लेकिन वो सब तोड़ती हुई किले से टकराती है और सबको उड़ा देती है। साशा किसी तरह खड़ी हो जाती है। एनोस उसके सामने आ जाता है। वो हैरान होती है कि उसने अकेले ज्यूग्रा जैसा जादू कैसे कर लिया। एनोस कहता है कि उसने ज्यूग्रा नहीं बल्कि ग्रेगोरा इस्तेमाल किया था, जो आग का सबसे कमजोर जादू माना जाता है। वो बस इसलिए जीत गया क्योंकि उसकी ताकत उनसे कहीं ज्यादा है। वो उसे उनकी शर्त याद दिलाता है। साशा कहती है कि वो बदला लेगी, लेकिन समझती है कि समझौता तोड़ नहीं सकती, इसलिए वो उसकी टीम में शामिल हो जाती है। उसे लगता है कि एनोस ने ये सब सिर्फ मीशा के लिए किया, लेकिन एनोस कहता है कि एक और वजह है। वो कहता है कि उसकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं और उनमें बहुत सुंदर तरह का जादू चमकता है, जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा। वे सब उसके घर जाते हैं। उसकी माँ उसकी जीत पर बहुत खुश होती है। साशा अपना परिचय देती है तो उसकी माँ फिर से घबरा जाती है। उसके पिता सोचते हैं कि उनका बेटा तो कमाल है, एक नहीं 2 लड़कियां साथ लाया है। सब साथ में खाना खाते हैं और साशा भी खुश नजर आती है। खाने के बाद एनोस दोनों बहनों को घर छोड़ने जाता है। वो देखता है कि अब वे पहले से ज्यादा करीब हो गई हैं। घर पहुंचकर वो जाने ही वाला होता है, लेकिन साशा उसे रोकती है। वो उसका धन्यवाद करती है कि उसने उसकी और मीशा की सुलह करवाई। वो कहती है कि वही पहला इंसान था जिसने उसे चुनौती दी। फिर वो अजीब सा सवाल पूछती है, अगर किसी की किस्मत पहले से तय हो तो वो क्या करेगा। एनोस कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी किस्मत खुद बदल देगा। साशा उसे कमाल का इंसान मानती है और उसे किस कर देती है, लेकिन कहती है कि ये सिर्फ एक दोस्त की तरह था। एनोस कहता है कि ये अच्छा तोहफा था। साशा शर्मा जाती है और वे रात को अलविदा कह देते हैं। बाद में साशा मीशा से एनोस के बारे में बात करती है। उसे याद आता है कि मीशा ही अकेली थी जो हमेशा उसकी आंखों में देखने की हिम्मत करती थी। वो उससे माफी मांगती है कि वो अच्छी बहन नहीं थी। मीशा नाराज नहीं होती और दोनों के बीच सब ठीक हो जाता है। अगले दिन अकादमी में एनोस को पता चलता है कि साशा का जन्मदिन कल है। मीशा सोचने लगती है कि उसे क्या तोहफा दिया जाए। वो आकर उनकी टेबल पर बैठ जाती है और याद दिलाती है कि अब वे सब एक ही टीम में हैं। वो बताती हैं कि उसके पुराने टीममेट्स भी उनकी टीम में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन एनोस कह देता है कि उसने उन्हें पहले ही मना कर दिया क्योंकि उसके हिसाब से वे किसी काम के नहीं हैं। साशा समझाती है कि आगे के टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए उन्हें और सदस्यों की जरूरत पड़ेगी। क्लास शुरू होती है। अमेलिया बताती हैं कि भविष्यवाणी है कि इस साल दानव राजा का पुनर्जन्म होगा, इसीलिए एक खास क्लास होगी जिसमें 7 बुजुर्गों में से एक उन्हें जादू सिखाएगा। पता चलता है कि ये 7 बुजुर्ग खुद दानव राजा ने बनाए थे और वही सबसे पहले उसके खून के वारिस बने थे। तभी एक बुजुर्ग प्रकट होते हैं जिनका नाम इविस नेक्रोन है। एनोस उन्हें देखकर पुकारता है और पूछता है कि क्या वो उसे याद करते हैं। अमेलिया एनोस के व्यवहार के लिए माफी मांगती हैं। इविस हैरान होते हैं और पूछते हैं क्या वे पहले से एक दूसरे को जानते हैं। वो बताते हैं कि 2000 साल पहले की उनकी ज्यादातर यादें खो चुकी हैं। एनोस उन्हें जबरदस्ती याद दिलाने की कोशिश करता है जिससे सब चौंक जाते हैं, लेकिन अचानक उसे कुछ एहसास होता है और वो रुक जाता है। इविस जैसे कुछ हुआ ही नहीं वैसे ही क्लास शुरू कर देते हैं। क्लास के बाद एनोस इविस से बात करता है। वो कहता है कि उसने उनकी 2000 साल पुरानी यादें लौटा दी हैं, लेकिन लगता है कि अतीत बदल दिया गया है। इविस मानते हैं कि दानव राजा का नाम अब एवोस धाविया है। एनोस समझ जाता है कि उसकी मौत के बाद किसी ने इतिहास बदल दिया और उसके बारे में सबकी यादें मिटा दी। इविस अभी भी पक्का नहीं मानते कि एनोस ही असली दानव राजा है। उन्हें शक है कि वो झूठ बोलकर उनके मालिक की जगह लेना चाहता है, इसलिए वो फिलहाल तटस्थ रहने का फैसला करते हैं। एनोस मीशा से मिलने जाता है। वो अपने संरक्षक के दिए हुए पत्र को देख रही होती है। एनोस पूछता है कि उसने अब तक उसे खोला क्यों नहीं। मीशा कहती है कि वो उसे ताबीज की तरह संभाल कर रखना चाहती है। उधर साशा बाकी छात्रों के साथ होती है। वे उससे पूछते हैं कि वो एनोस और मीशा जैसे अलग थलग लोगों के साथ क्यों घूम रही है। साशा गुस्से में अपनी विनाश की आंखों से जमीन को चीर देती
देती है और वहां से चली जाती है। अगली क्लास में टीचर कहते हैं कि छात्रों को डंगन के अंदर से जादुई औजार इकट्ठा करने हैं। जो चीजें मिलेंगी वे उनकी टीम के पास रहेंगी। सब जल्दी जल्दी डंगन में घुस जाते हैं। साशा पूछती है कि एनोस इतनी आराम से क्यों चल रहा है। एनोस कहता है कि जीतने का सबसे अच्छा तरीका है डंगन के सबसे निचले स्तर पर रखा राजदंड हासिल करना। साशा कहती है कि उस स्तर तक तो टीचर भी नहीं पहुंचे हैं और उसे नहीं पता कि वो राजदंड सच में है भी या नहीं। लेकिन एनोस विश्वास से कहता है कि वो उसे जरूर ढूंढ लेगा। वो कहता है कि वे अब उसके किले में प्रवेश करने वाले हैं। वे नीचे उतरते जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि ऊपर के स्तरों के राक्षस बाकी छात्रों ने पहले ही हरा दिए हैं। एनोस सुझाव देता है कि खजाने के कमरे में से कोई जादुई वस्तु साशा के जन्मदिन के लिए तोहफे के रूप में ले ली जाए। फिर वो मीशा से पूछता है कि क्या उसे भी कुछ चाहिए और उसका जन्मदिन कब है। मीशा बताती है कि उसका जन्मदिन भी साशा के दिन ही है। वो कहती है कि वे दोनों असल में जुड़वा बहनें हैं। एनोस कहता है कि वे लोग पहुंच गए हैं। साशा और मीशा को लगता है कि आगे तो रास्ता ही बंद है। तब एनोस बताता है कि यहाँ एक गुप्त रास्ता है। साशा अपनी जादू से देखने की कोशिश करती है लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आता। एनोस कहता है कि उसने यहाँ खास सुरक्षा लगा रखी थी। वो दीवार तोड़ देता है और पीछे छुपा हुआ गलियारा सामने आ जाता है। वे आगे बढ़ते हैं और एक छुपे हुए बगीचे में पहुंचते हैं। एनोस बताता है कि यहाँ प्राकृतिक मैजिक सर्कल सक्रिय किए जाते थे लेकिन उसे शक होता है क्योंकि सब कुछ 2000 साल पहले जैसा नहीं है। आखिरकार उन्हें खजाने के कमरे का दरवाजा मिल जाता है। मीशा देखती है कि उस पर एंटी मैजिक सुरक्षा लगी है, इसलिए उसका सबसे ताकतवर जादू भी उसे तोड़ नहीं सकता। लेकिन एनोस सीधी ताकत से दरवाजा तोड़ देता है। अंदर जाकर लड़कियां हैरान रह जाती हैं। राजदंड सच में मौजूद है। साशा उसे देखकर मोहित हो जाती है। एनोस मीशा को दूसरे कमरे में ले जाता है और कहता है कि साशा के लिए कोई तोहफा चुन ले। मीशा फीनिक्स क्लोक चुनती है, सोचती है कि वो उस पर अच्छा लगेगा। वे वापस साशा के पास जाते हैं और मीशा उसे तोहफा देती है। साशा उसे पहनकर देखना चाहती है, इसलिए एनोस से कहती है कि वो बाहर चला जाए। मीशा एनोस को धन्यवाद देती है कि उसने तोहफा चुनने में मदद की। एनोस बाहर इंतजार करता है। कुछ ही देर बाद उसे पता चलता है कि साशा ने मीशा को मार दिया है। साशा घमंड से कहती है कि लड़के अक्सर किस के बाद अपनी सावधानी खो देते हैं। एनोस को लगता है कि वो बस नाटक कर रही है, लेकिन तभी साशा उनका समझौता तोड़ देती है। एनोस हैरान रह जाता है क्योंकि वो जानता है कि ऐसा होना नामुमकिन था। वो देखता है कि मीशा अभी भी जिंदा है। उसे यकीन हो जाता है कि साशा झूठ बोल रही है। साशा हंसती है और कहती है कि मीशा तो बस एक गुड़िया है जिसे उसके लिए इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था। वो मीशा पर जादू करती है और धमकी देती है कि अगर एनोस ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो वो मीशा को खत्म कर देगी। साशा उड़ने का जादू इस्तेमाल करती है लेकिन एनोस उसे पकड़ लेता है। उसी समय मीशा का घाव गायब हो जाता है। साशा समझ जाती है कि वो सब भ्रम था। एनोस बताता है कि जैसे ही वो कमरे में आया उसने मीशा को ठीक कर दिया था। उसे पता है कि साशा की विनाश की आंखें तब सक्रिय होती हैं जब उसकी भावनाएं तेज होती हैं, लेकिन उसने देखा कि जब मीशा ने उसे जन्मदिन की बधाई दी तब उसकी आंखें नहीं जलीं। वे तब जलीं जब उसे क्लोक मिला। वो साशा से पूछता है कि मीशा को धोखा देने के बाद भी उसकी आंखें क्यों नहीं जलीं। उसे लगता है कि वो असली साशा की तरह बर्ताव नहीं कर रही। साशा अपनी दानवी आंखें पूरी तरह सक्रिय कर देती है और कमरा टूटने लगता है, लेकिन एनोस उस पर ध्यान नहीं देता और अपनी ताकत से उसे बांध देता है। मीशा एनोस से उसे माफ करने की विनती करती है। एनोस उसे छोड़ देता है। मीशा साशा की मदद करने की कोशिश करती है लेकिन साशा राजदंड पकड़कर उड़ जाती है। एनोस उसे जाने देता है और मीशा से कहता है कि अब सच बता दे जो वो छुपा रही है। मीशा बताती है कि वो कोई जादुई गुड़िया नहीं है, लेकिन आज आधी रात को वो सच में गायब हो जाएगी। वो समझाती है कि वो असल में साशा की कॉपी है। एनोस समझ जाता है कि साशा इसलिए समझौता तोड़ पाई क्योंकि वो खुद से ही किया गया था। मीशा बताती है कि उसे साशा से एक जादू के जरिए बनाया गया था जो एक इंसान को 2 हिस्सों में बांट देता है, लेकिन उस जादू की समय सीमा होती है। उसे सिर्फ 15 साल जीने के लिए मिले थे और उसके बाद उसे फिर से साशा में मिल जाना था। एनोस समझ जाता है कि ये सब साशा की जन्मजात जादुई ताकत बढ़ाने के लिए किया गया था। मीशा बताती है कि लोगों ने उसे हमेशा ऐसे देखा जैसे वो कभी थी ही नहीं। कोई उसे सच में मानता ही नहीं था, लेकिन वो खुश है कि एनोस उसका दोस्त बना। उसे लगता है कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं था कि उसने उससे बात की। एनोस उसे गले लगाता है और कहता है कि वो बेवकूफ है। अगर जीना चाहती है तो जीने की इच्छा भी रखनी होगी। उधर साशा हैरान है क्योंकि कमरे का दरवाजा अचानक गायब हो जाता है। तभी एनोस उसके पीछे आ जाता है और कहता है कि मीशा उससे सुलह करना चाहती है। मीशा पूछती है कि क्या साशा उससे नफरत करती है। साशा सीधे जवाब नहीं देती। वो एक और चुनौती रखती है। कहती है कि अगर एनोस उसके बनाए हुए मैजिक सर्कल को इस्तेमाल कर पाए तो वो मीशा के सवालों का जवाब देगी। एनोस मान जाता है। साशा 2 मैजिक सर्कल बनाती है और बताती है कि ये स्पेल उसने खुद बनाए हैं। वो कहती है कि उसे सिर्फ एक सर्कल सक्रिय करना है। एनोस समझ जाता है कि वो चाहती है कि वो ऐसा स्पेल चलाए जो दोनों की सोर्स को एक साथ जोड़ दे। उसे एहसास होता है कि साशा शुरू से ही हारने की सोच रही थी, फिर भी वो सर्कल सक्रिय कर देता है। अब साशा मीशा के सवालों का जवाब देने लगती है। उसे बचपन की बातें याद आती हैं। जब सब उसकी विनाशकारी आंखों से डरते थे तब मीशा ही थी
जो हमेशा उसके साथ खड़ी रहती थी। लेकिन मीशा को सबने नजरअंदाज किया। वो अकेली जीती रही क्योंकि वो सिर्फ एक कॉपी थी। इसलिए साशा ने अपनी किस्मत बदलने के लिए जादू पर रिसर्च शुरू की। स्पेल सक्रिय होने लगता है। वो बताती है कि अब उनकी किस्मत बदलने वाली है। वो अपना दूसरा स्पेल चालू करती है जिससे मीशा असली शरीर बन जाएगी। लेकिन वो जानती थी कि ये तभी होगा जब मीशा उसे ठुकरा दे। इसलिए उसने कोशिश की कि मीशा उससे नफरत करे। लेकिन सच ये है कि वो मीशा से प्यार करती थी। साशा अपनी नई किस्मत स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाती है और स्पेल पूरा करती है। लेकिन वो काम नहीं करता। मीशा कहती है कि वो उससे कभी नफरत नहीं करेगी। साशा हैरान रह जाती है। वो रोने लगती है और मीशा से कहती है कि उसे ठुकरा दे क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो गायब हो जाए। मीशा कहती है कि सब ठीक है, वो हमेशा उसके साथ रहेगी, उसका एक हिस्सा बनकर। वो खुश है कि आखिरकार वो अपनी बहन से फिर जुड़ रही है। वो एनोस से कहती है कि उसे कोई पछतावा नहीं है क्योंकि अपनी जिंदगी में उसने 2 चमत्कार देखे। एनोस कहता है कि असली चमत्कार अभी हुआ ही नहीं है। वो बताता है कि दोनों को जिंदा रखने का एक तरीका है, उसे सिर्फ अतीत बदलना होगा। वो कहता है कि पहले वे 2 अलग अलग अस्तित्व थे। अगर वे उस समय में लौट जाएं जब विभाजन वाला जादू किया गया था तो एक की जगह 2 असली स्रोत होंगे। तब फ्यूजन स्पेल 4 स्रोतों को मिलाएगा और वे सच में जुड़वा बहनें बन जाएंगी। वो कहता है कि उन्हें समय में पीछे जाना होगा। साशा कहती है कि उनके पास इतनी ताकत नहीं है। तब एनोस उन्हें अपनी शक्ति का हिस्सा देता है। वो कहता है कि उन्हें विश्वास करना होगा कि वही अत्याचार का असली दानव राजा है। उसी वक्त अचानक छत टूटती है और इविस नीचे आकर एनोस को सीधा भेद देता है। उसे लगता है कि एनोस साशा को उसके मालिक के पुनर्जागरण के लिए परफेक्ट पात्र बनने से रोक रहा है। इविस हमला करता है लेकिन एनोस शांत रहता है। वो कहता है कि उसका मालिक तो पहले से ही जिंदा है और इविस को पीछे धक्का दे देता है। एनोस अपने सीने से तलवार निकालकर वापस उसी पर फेंकता है और उसे दीवार से टिका देता है। वो कहता है कि उसके पास खेल खेलने का समय नहीं है। जैसे ही वो लड़कियों को समय में पीछे भेजने के लिए जादू सक्रिय करता है तभी अचानक समय का संरक्षक देवता प्रकट होता है। वो कहता है कि समय के प्रवाह से छेड़छाड़ करने की सजा देने आया है। वो इविस को पकड़कर समय पीछे घुमा देता है, उसके घाव ठीक कर देता है और उसे समय की शक्ति दे देता है। अब इविस फिर से जिंदा होकर एनोस को मारने बढ़ता है। एनोस उस पर जियोग्रा चलाता है लेकिन वो उसे रोक देता है और कहता है कि अब वो अजय हो चुका है। वो एनोस की बाधा तोड़कर पीछे से वार करता है। साशा और मीशा देखती हैं कि एनोस गायब हो गया। इविस अपनी नई ताकत पर घमंड करता है लेकिन अचानक एनोस उसके पीछे प्रकट हो जाता है और याद दिलाता है कि वो मर नहीं सकता। इविस हैरान रह जाता है। एनोस बताता है कि उसने खुद को फिर से जीवित कर लिया। इविस हार नहीं मानता। वो हमेशा के लिए समय रोकने का फैसला करता है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। साशा और मीशा जम जाती हैं लेकिन एनोस पर इसका कोई असर नहीं होता। एनोस कहता है कि ये जादू उसके खिलाफ बेकार है। इविस गुस्से में हमला करता है लेकिन एनोस अपनी बाधाओं से उसे रोक देता है। एनोस बताता है कि वही असली अत्याचार का दानव राजा है। वो साशा और मीशा से कहता है कि अगर वे उस पर विश्वास करें तो उनके रास्ते की हर रुकावट वो मिटा देगा। जैसे ही वे उस पर विश्वास करती हैं जादू टूट जाता है। वे उसका नाम पुकारती हैं और चमकने लगती हैं क्योंकि अब उन्हें यकीन है कि वही असली दानव राजा है। वे अपने अतीत के रूप से मिलती हैं। चारों स्रोत एक साथ मिल जाते हैं और जादू पूरा हो जाता है। अब वे सच में जुड़वा बहनें बन चुकी हैं। एनोस इविस से कहता है कि वो उसके ही किले में खड़ा है। वो अपनी विनाश की तलवार निकालता है। इविस भागने की कोशिश करता है लेकिन एनोस उसे भेद देता है। इविस समझ जाता है कि अब वो खुद को ठीक नहीं कर सकता। एनोस समय के देवता को चेतावनी देता है कि दोबारा उसे चुनौती न दे। वो इविस के शरीर को पूरी तरह नष्ट कर देता है। फिर सब सामान्य हो जाता है। एनोस इविस को फिर से जीवित करता है और बताता है कि उसकी तलवार ने उसके अंदर बसे दानव और देवता दोनों को खत्म कर दिया। इविस माफी मांगता है और वफादारी की कसम खाता है। एनोस उसकी खोई हुई यादें वापस दिलाता है और उसे बाकी बुजुर्गों पर नजर रखने को कहता है ताकि पता चल सके कि उसकी यादें किसने मिटाई। लड़कियां भी सामान्य हो जाती हैं। एनोस कहता है कि अब उन्हें वापस चलना चाहिए। अभी भी एग्जाम में सबसे ऊंचा ग्रेड पाने का समय है। वे डंगन से बाहर निकलते हैं। मीशा थकी हुई है लेकिन खुश है कि सब ठीक हो गया। वो आखिरकार अपना पत्र पढ़ने का फैसला करती है। साशा खुश है कि वे दोनों जिंदा हैं और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती हैं। एनोस मीशा को जादुई बर्फ की अंगूठी देता है क्योंकि उसका भी जन्मदिन है। वो दोनों को अपने घर खाने पर बुलाता है। फिर कहानी पौराणिक युग में जाती है। महान जल आत्मा एनोस को चुनौती देती है लेकिन उसका अधीनस्थ शिण आगे आता है और कहता है कि वो इसका सामना करेगा। एनोस कहता है कि अगर वो एक ही बार में उसे हरा दे तो उसे इनाम मिलेगा। शिण आगे बढ़ता है और सच में एक ही बार में जल आत्मा को हरा देता है। एनोस उसकी तारीफ करता है और पूछता है कि इनाम में क्या चाहता है। शिण कहता है कि वो बस यही चाहता है कि अगली जिंदगी में भी उसे उसके साथ पुनर्जन्म लेने की इजाजत मिले ताकि वो हमेशा उसकी सेवा कर सके। एनोस शिन की बात मान लेता है लेकिन उसे बता देता है कि अगले जन्म में उसकी सारी यादें और ताकत चली जाएंगी। तभी वे लोग देखते हैं कि हीरो खान वहां आ रहा है। एनोस कहता है कि उससे लड़ना आसान नहीं है क्योंकि दुनिया में वही एक ऐसा इंसान है जिसके पास 7 स्रोतों की जादू है। वापस वर्तमान में साशा इंतजार कर रही है कि टीचर उनका स्कोर बताए क्योंकि वे लोग राजदंड लेकर आए थे। लेकिन अमेलिया घोषणा करती है कि आज एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट क्लास में शामिल होगा जो तलवार का उस्ताद है।
फिर वो बताती है कि जो राजदंड एनोस की टीम को मिला था वो चोरी हो गया है। उसकी असली होने की जांच नहीं हो पाई, इसलिए जब तक चोर नहीं मिलता उन्हें सिर्फ 70 अंक मिलेंगे। साशा नाराज हो जाती है। बाकी छात्र कहते हैं कि वो राजदंड शायद नकली ही था, क्योंकि एनोस तो हाइब्रिड है। तभी एक लड़की मीसा खड़ी होकर कहती है कि ये गलत है, हाइब्रिड और शुद्ध खून वालों के साथ बराबरी का व्यवहार होना चाहिए। अमेलिया उसे बैठने को कहती है और निकालने की धमकी देती है। तब एनोस खुद मामला सुलझाने का फैसला करता है। वो कहता है कि चोर को पहचानना मुश्किल नहीं है। अचानक वो एक छात्र के सीने से राजदंड निकाल लेता है और अमेलिया को दे देता है। उसे पता था कि टीचर ने ही उस छात्र को चोरी करने दिया था। क्लास के बाद मीसा एनोस को धन्यवाद देती है। वो बताती है कि स्कूल पर शुद्ध खून वाले कुलीनों का राज है और हाइब्रिड जैसे छात्र अलग थलग कर दिए जाते हैं। वो कहती है कि वो एक गिल्ड का हिस्सा है जो दानव जाति को एक करने की कोशिश कर रही है। वो एनोस से पूछती है कि क्या वो उनके साथ जुड़ना चाहेगा। वो बताती है कि 7 बुजुर्गों में से एक उनका समर्थन कर रहा है और उन्हें लगता है कि एनोस ही अत्याचार का असली दानव राजा है। वे लोग गिल्ड के टॉवर में जाते हैं। वहाँ एनोस की फैन लड़कियों से भरा हुआ होता है जो उसे देखकर उत्साहित हो जाती हैं। साशा दीवारों पर एनोस की तस्वीरें देखती है। फिर मीसा उसे एक कमरे में ले जाती है। वहाँ एक तलवार रखी होती है। मीसा बताती है कि वो एक कुलीन दानव और एक जल आत्मा की बेटी है। उसने कभी अपने पिता को नहीं देखा क्योंकि वो शुद्ध खून वाला दानव है और वो हाइब्रिड है। लेकिन उसके 10वें जन्मदिन पर उसके पिता ने उसे ये तलवार भेजी थी। उसे लगता है कि उसके पिता के पास दूसरी आधी तलवार है। वो चाहती है कि एक दिन सारे दानव एक हो जाएं ताकि वो अपने पिता से मिल सके। वो फिर से एनोस से उनके समूह में शामिल होने को कहती है। अगले दिन एरिना में छात्र जमीन में गड़ी जादुई तलवारें निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तलवारें उनकी ताकत खींच लेती हैं, इसलिए वे उन्हें निकाल नहीं पाते। 2 दानव बुजुर्ग गैस और याडुल क्लास को सिखा रहे होते हैं। वे घोषणा करते हैं कि जो छात्र अपनी तलवार निकाल पाएगा वही मैजिक स्वॉर्ड टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकेगा। साशा सोचती है कि एनोस ने अभी तक तलवार क्यों नहीं निकाली। उसे लगता है कि शायद वो कर ही नहीं सकता, लेकिन एनोस कहता है कि सिर्फ एक ही हथियार है जिसे वो नहीं चला सकता और वो है पवित्र तलवार जिसे पौराणिक युग में हीरो ने इस्तेमाल किया था। फिर वो एक तलवार को अपनी ओर उड़ाकर खींच लेता है। एक बुजुर्ग उसकी तारीफ करता है और उसे चुनौती देने का फैसला करता है। तभी सब देखते हैं कि एक और लड़का भी तलवार उठा रहा है। तब पता चलता है कि वही नया ट्रांसफर स्टूडेंट है और तभी हमारा आज का वीडियो यहीं पे खत्म होती है। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे एंड अगला पार्ट बहुत ही ज्यादा तगड़ा होगा, तो उसको मिस मत करना। और गाइज अभी के टाइम पर हमारा वीडियो पे बहुत ही कम व्यूज आ रहा है, तो वीडियो का इंप्रेशन बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करके कुछ भी कमेंट जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।